नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को एक जगह लेकर के आया हूँ और बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स के द्वारा ताकि ये सभी सिद्धांत आपके दिमाग में सीधा सेट हो जाए और ये कभी निकले नहीं। चूंकि इस सिद्धांत से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, यहाँ से भर भर के प्रश्न आता है, इसलिए सभी सिद्धांतों को देखना जरूरी है। हम यहाँ पर 25 सिद्धांत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, जेटीईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये सभी सिद्धांत सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी सिद्धांतों को एक जगह एक साथ देखेंगे। पहला सिद्धांत जो आप देख पा रहे होंगे, पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। ये बाल विकास का सिद्धांत है और यहाँ पर पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या कह रहा है? निरंतर मतलब कभी नहीं रुकने वाली, अर्थात विकास की जो प्रक्रिया है यह विराम रूप से चलते रहती है, गति करती है, यानी विकास हमेशा होते रहता है। जन्म के बाद से मृत्यु तक, बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होते रहती है। यहाँ तक कि माँ के गर्भ से भी विकास प्रारंभ हो जाता है, जो मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलते रहती है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से होकर स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलते रहती है। चलिए दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए कितना अच्छा नाम है, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अर्थात जो दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति है एक जैसा नहीं हो सकता। विश्व में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहन है वह भी एक समान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा। इसी को व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तक कि यदि हम बच्चों के विकास की क्रम को देखें तो सभी बच्चों का विकास का क्रम एक होता है, लेकिन विकास की गति अलग अलग होता है। कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है। तो गति अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रम, जैसे एक के बाद हमेशा दो आता है, दो के बाद हमेशा तीन आता है, ये क्रम निश्चित है। उसी तरह से बच्चों का विकास सिर से प्रारंभ होता है और पैर की ओर चलता है। ये हमेशा एक निश्चित क्रम है, सिर से प्रारंभ होगा और पैर की ओर चलेगा। तो ये व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हुआ। तीसरा सिद्धांत आप देखें, विकास क्रम की एक रूपता। देखिए कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चों में विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मैंने आपको बताया कि सभी बच्चों का विकास सिर से प्रारंभ होता है और पैर की ओर जाता है। तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले
बच्चे अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद हाथ पर, उसके बाद पैर पर कंट्रोल करना सीखता है। आप बताइए, कोई बच्चा कितना भी तेज हो, क्या जन्म के बाद पहले दौड़ना शुरू कर देता है, उसके बाद अपना शरीर पर कंट्रोल करता है, बोलना बाद में शुरू करता है, हाथ पांव से कोई भी चीज उठाने के लिए बाद में शुरू करता है? नहीं, जब भी कोई बच्चा दौड़ेगा उसके पहले वो अपने सिर का कंट्रोल करना, हाथ को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विकास एक निश्चित क्रम में पाई जाती है, एक निश्चित क्रम में होती है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि इसी कारण एक जैसी विशेषता वाले बालक होते हैं। जैसे बालकों की जो वृद्धि है वो सिर से प्रारंभ होकर के पैर की ओर जाती है। चौथा देखें यहां पर, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा क्या कहता है कि विकास किस दिशा में प्रारंभ होता है और किस ओर आगे बढ़ता है। जब भी आप देखेंगे विकास सबसे पहले सिर से प्रारंभ होता है। मैं इस बात को अभी तक हम 3 बार दोहराए, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि बच्चों का विकास हमेशा सिर से प्रारंभ होता है और अंत में पैर का विकास होता है। तो विकास का जो सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा का सिद्धांत में सिर से विकास प्रारंभ होगा और पैर की ओर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है विकास सिर से पैर की दिशा में, अर्थात सिर पादाभिमुख दिशा, सिर पादाभिमुख दिशा इसको कहा जाता है। 5वां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी बालक सबसे पहले संपूर्ण यंग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, उसके बाद जो उस यंग का भाग है, छोटा भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कोई भी बालक सबसे पहले पूरे हाथ पर कंट्रोल करता है, हाथ को आप देखेंगे इधर से उधर करेगा, इधर से उधर करके हाथ को ले आने का प्रयास करेगा। उसके बाद उंगलियों पर वो अपना कंट्रोल करता है, कोई भी चीज़ पकड़ने का कंट्रोल करता है, कोई भी चीज़ पकड़ करके अपने मुख में डालने का प्रयास करता है। तो पहले पूरे हाथ पर कंट्रोल हुआ, उसके बाद उसका छोटा अंग उंगली हुआ, उंगली पर कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद अंत में हाथ और उंगली दोनों पर एक साथ कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। 6ठा सिद्धांत हुआ परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, देखिए, बालकों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, कई तरह के विकास होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी विकास होते हैं। तो ये सभी जो विकास हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि कोई बच्चा का शारीरिक विकास ठीक ढंग से हुआ तो उसका मानसिक विकास भी होगा।
जब उसका मानसिक विकास होगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा और उसका संवेगात्मक विकास भी होगा। मतलब एक विकास एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आप ऐसे समझिए, यदि कोई बच्चा हमेशा बीमार रहता है तो इसका शारीरिक विकास रुक जाएगा। जब शारीरिक विकास रुक जाएगा तो उसका बौद्धिक विकास भी रुक जाएगा। जब बौद्धिक विकास रुकेगा तो सामाजिक विकास रुक जाएगा और सामाजिक विकास रुकेगा तो संवेगात्मक विकास भी रुक जाएगा। मतलब एक चीज यानी कोई भी विकास का एक आयाम यदि रुकता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी विकास में जो विकास के सभी आयाम हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। सातवां सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है, बालकों का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के कारण होता है। केवल यदि हम वंशानुक्रम पर ध्यान देंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसका माता पिता का किस तरह का गुण आया और वह बच्चा किस तरह के वातावरण में पल बढ़ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। माता पिता के गुणों का भी प्रभाव पड़ेगा, माता पिता के गुणों का भी प्रभाव पड़ेगा और जहाँ पर वह रह रहा है उस वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। मतलब दोनों का प्रभाव पड़ेगा और दोनों के अंतःक्रिया के कारण ही बच्चों का विकास होता है। तो यही है सातवां वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता के सिद्धांत। आनुवंशिकता के सिद्धांत में पहला है बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीजमैन ने। अर्थात बीजमैन बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादक है। देखिए, हम लोगों का जो शरीर है वो मूल जीवाणुओं के द्वारा बना हुआ है और बीजमैन कहता है कि ये मूल जीवाणु कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। तब क्या होता है? ये मूल जीवाणु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। जैसे बाप ये पिता का बेटा में आ गया, अब इसका इसके बेटा में आएगा, इसका इसके बेटे में आएगा। इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मूल जीवाणु स्थानांतरित होता है, हस्तांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया? मूल जीवाणु कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। इसी कारण एक व्यक्ति में पूर्वजों के प्रतिरूप होते हैं, यानी पूर्वजों के गुण भी बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि वो जो मूल जीवाणु है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है। जब हस्तांतरित हो रहा है तो पूर्वज का भी गुण बच्चों में तो आया, पूर्वजों का गुण बच्चों में आया है। तो यही है बीजकोष का निरंतरता का सिद्धांत। बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक
कौन थे? बीजमैन थे। और बीजमैन ने क्या चीज बताया है कि मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। और यही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मूल जीवाणु हस्तांतरित होने के कारण बच्चों में अपने पूर्वजों के गुण पाए जाते हैं। चलिए, अब समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहता है? समान समान को जन्म देता है। जैसे यदि हम कोई बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का संतान बिल्ली ही होगा, यानी बिल्ली जो बच्चा पैदा करेगी वो बिल्ली ही होगा। चूहा चूहा को पैदा करेगा, चूहा चूहा को पैदा करेगा। और व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को पैदा करता है। तो ये समान समान का सिद्धांत क्या करता है? कोई भी जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। जैसे बिल्ली को जन्म देगा, चूहा को जन्म देगा, हाथी को जन्म देगा। एक जैसा, अपने जैसे ही बच्चों का जन्म देता है। ये समानता का सिद्धांत है, अर्थात समान समान को जन्म देता है। उसके बाद 10वां सिद्धांत है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, इसके जन्मदाता फ्रांसिस गाल्टन थे। इसके जन्मदाता कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन थे। इन्होंने सांख्यिकी माध्यम से व्याख्या किया है। आनुवांशिकता यानी माता पिता का गुण बच्चों में किस तरह से आता है, माता पिता का गुण बच्चों में किस तरह से ट्रांसफर होता है, इसको सांख्यिकी माध्यम से बताया है। इन्होंने क्या कहा है कि माता पिता के गुणों के अलावे पितामह यानी पूर्वज का भी गुण बच्चों में आता है, और इन्होंने सांख्यिकी माध्यम से इसे बताया है। 11वां सिद्धांत है अर्जित गुणों का या वितरण का सिद्धांत। इसको क्या कह सकते हैं? मानव यदि कुछ अर्जित गुण कर लिया, यानी गुणों को अर्जित कर लिया, तो वह गुण अपने आने वाले पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। जैसे देखिए, कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, मजदूरी कर रहा है, और मजदूरी करते करते उसका हाथ का जो चमड़ा है वो मोटा हो जाता है। हाथ का चमड़ा क्या होता है? मोटा हो जाता है। आप लोग देखते होंगे जो मजदूर बार बार ईंट को उठा करके दूसरे जगह ले जा रहा है, यानी ईंटें को उठाने पकड़ने का काम करता है, उसका देखेंगे कि हाथ का जो त्वचा है, चमड़ी है, वो मोटा हो जाएगा। तो क्या जो इसका हाथ की चमड़ी मोटा हो गया, यह गुण इसके बच्चों में जाएगा क्या? अर्थात यह जो गुण है इसके बेटे में भी जाएगा। ये जो अर्जित गुण है ये तो अर्जित हुआ ना, इसने काम करके लिया मतलब अर्जित हुआ, तो यह गुण इसके संतान में जाएगा? नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं अर्जित गुणों के या वितरण का सिद्धांत, यानी अर्जित गुण का हस्तांतरण नहीं होता है। अब हम लोग चलेंगे बुद्धि निर्माण के सिद्धांत। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। क्या है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक बीने महोदय हैं। बीने महोदय हैं, इसके प्रतिपादक बीने महोदय हैं। बीने महोदय ने बताया है कि बुद्धि में केवल एक खंड होता है, मतलब बुद्धि केवल एक खंडात्मक होता है। बुद्धि में केवल एक खंडात्मक, बुद्धि केवल एक खंडात्मक होता है।
जिसकी मात्रा मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। सभी मनुष्य में अलग अलग मात्रा की बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि एक खंड वाला होता है। बुद्धि कितने खंड वाला होता है? एक खंड वाला होता है। इसी को एक कारक सिद्धांत कहते हैं। और इस एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीने महोदय। बीने महोदय। अब हम लोग देखेंगे द्विकारक सिद्धांत। क्या देखेंगे? द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। स्पीयरमैन थे। इन्होंने कहा कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। बुद्धि में कितने कारक होते हैं? दो कारक होते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? बीने के अनुसार बीने ने कहा कि बुद्धि में केवल एक कारक होते हैं, एक खंड वाला होता है। लेकिन स्पीयरमैन कह रहा है कि बुद्धि में दो कारक होता है। इसमें देखिए, पहला कारक हुआ सामान्य मानसिक योग्यता। पहला कारक क्या हुआ? सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम लोग जी कारक कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जी कारक। और दूसरा कारक क्या है? विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको हम लोग यस कारक कहते हैं। देखिए, स्पीयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि में दो कारक होता है। एक कारक का नाम है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम लोग जी कारक के नाम से जानते हैं। और द्वितीय कारक है विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको हम लोग यस कारक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सामान्य योग्यता, जो सामान्य मानसिक योग्यता है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। सभी तरह के मानसिक कार्य, जितने भी तरह के मानसिक कार्य होते हैं, सभी में सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जी कारक सभी में पाया जाता है। लेकिन विशिष्ट मानसिक योग्यता यस कारक केवल विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है। तो द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने। इसके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। पहला कारक यानी प्रथम कारक सामान्य मानसिक योग्यता जी कारक, और द्वितीय कारक हो गया विशिष्ट मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है। अब इसके बाद आता है प्रतिदर्श सिद्धांत या थॉमसन का सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, इसी सिद्धांत को थॉमसन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉमसन थे। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉमसन थे। ये द्विकारक सिद्धांत का विपरीत है। इन्होंने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया। ये द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन का था, इसको विरोध किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। स्पीयरमैन ने कहा था कि इसमें दो कारक होते हैं, लेकिन थॉमसन ने कहा कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। अनेक, एक नहीं, अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है समूह कारक सिद्धांत। क्या आता है? समूह कारक सिद्धांत।
इसके प्रतिपादक थरस्टन थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? थरस्टन थे। और इन्होंने अपनी समूह कारक विश्लेषण के आधार पर 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं को पता लगाया था, जो वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, वास्तु प्रेक्षण योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ये सभी हैं। वाचिक योग्यता की यदि हम बात करें, तो वाचिक योग्यता में बच्चे शाब्दिक विचारों को समझता है और उसका उपयोग करता है। वाचिक मतलब बोलना, मतलब क्या होता है? बोलना। यानी बच्चे क्या करेंगे? शाब्दिक विचारों को समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे। संख्यात्मक योग्यता में बच्चे क्या करते हैं? गणितीय कार्य जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भागा करना, ये सभी चीज़ संख्यात्मक योग्यता में बच्चे करते हैं। वास्तु प्रेक्षण योग्यता में व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है। जैसे ज्यामिति समस्या वास्तु प्रेक्षण योग्यता से संबंधित है। उसके बाद आता है स्मृति योग्यता। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना को धारण करता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, और यदि आप समझ जाते हैं तो आपका स्मृति में, मतलब आपका दिमाग में बैठ जाता है और आप भूलते नहीं हैं। यही हो गया स्मृति योग्यता। उसके बाद है तार्किक योग्यता। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? अमूर्त विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसके बारे में भी बच्चे सोचते हैं। ये तार्किक योग्यता हो गया। और अंत में शाब्दिक योग्यता होता है। इस शाब्दिक योग्यता मतलब हुआ कि बच्चे शब्दों के संबंध में चिंतन करता है। शब्दों के संबंध में क्या करता है? चिंतन करता है। अब हम लोग देखेंगे गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। दोस्तों, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार संज्ञान का अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज, पहचान की क्षमता इत्यादि। ये इन्होंने कहा था। उसके बाद आता है स्मृति का अर्थ होता है जो भी संज्ञान में आया उसे धारण करना। मतलब जो आपने खोजा, जिसको आपने पहचाना, उसको धारण करते रखना है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी स्मृति में रहता है तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन में निर्मित करता है उसके परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है। तो यह मूल्यांकन हुआ। उसके बाद आता है अभिसारी चिंतन। इसके अंतर्गत व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृत एवं सही समझा जाता हो। मतलब जो पहले से लोग उसे ठीक कहते आ रहे हैं और उसी के बारे में सोचना, उसी तरह से समस्या के समाधान के बारे में सोचना,
अभिसारी चिंतन कहलाता है। अभिसारी चिंतन पहले से स्वीकृत रहता है, उसी के अनुसार सोचना। उसके बाद आता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहते हैं और जिसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो उत्पाद होता है, जो चीज़ बनता है, वो पूरा नया होता है और मौलिक होता है। नया होता है और मौलिक होता है, इसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। मतलब जो पहले नहीं जान रहा है उसको निकाल देना, आउट ऑफ बॉक्स, इस बक्से से बाहर का चिंतन करना अपसारी चिंतन कहलाता है। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। तीनों एक ही है। इसके बाद 17वां आता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुख्य चीज़ें क्या बताया, शुभ देखिए। पहला बताया है कि बुद्धि का जो स्वरूप होगा वो एकाकी न होकर के बहुकारकीय होता है। बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है? एकाकी नहीं होता है, बहुकारकीय होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होता है। जितने भी बुद्धि हैं सभी बुद्धि एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। जितने भी बुद्धि हैं ये तो सबसे पहले कहा अलग अलग होती है, क्योंकि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता, बहुकारकीय होता है। तो बहुकारकीय है तो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होगा और प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी कैसे होंगे? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। इन्होंने जो बुद्धि बताया है उसके अनुसार पहला बुद्धि होगा भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में लोग अच्छे से बोलते हैं, भाषा का प्रयोग ठीक ढंग से कर पाते हैं। दूसरा होगा तार्किक गणितीय बुद्धि। यहाँ पर बच्चे तर्क करते हैं और गणित के समस्याओं को हल करते हैं। उसके बाद आ गया स्थानिक बुद्धि। अंतरिक्ष यात्री लोग, पायलट अंतरिक्ष यात्री लोग, ये सभी जो मानसिक कल्पना करते हैं ये सभी स्थानिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। और शारीरिक गतिक बुद्धि के द्वारा लोग अपने शरीर के छोटे अंग को भी कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, हम अंगुली पर कंट्रोल कर लिए हैं और इसी अंगुली का कंट्रोल होने के कारण हम आसानी से लिख पाते हैं। तो इस तरह का किसके पास पाया जाता है ये बुद्धि? शारीरिक गतिक बुद्धि ये पाया जाता है नृत्य मतलब डांस करने वाले बच्चों के पास में। सर्कस में एक से एक लोग अपना दिखाता है, तो नृत्य, सर्कस, व्यायाम ये हो गए। उसके बाद सांगीतिक बुद्धि में संगीत का ज्ञान होना, यानी जिस किसी को भी सांगीतिक बुद्धि होगा उसका राग अच्छा होगा,
गाने में, म्यूजिक समझने में, इसमें अच्छे होंगे। उसके बाद आता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहता है कि इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना होता है। उसके बाद आ गया नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि मतलब जंगल के पेड़ पौधों को समझना, बड़ा बड़ा जलाशय के पेड़ पौधों को समझना, यानी हर जगह के पेड़ पौधा के बारे में समझना नैसर्गिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि है। इसमें बच्चे तरह तरह के पेड़ पौधों को समझ पाते हैं। उसके बाद आता है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सभी के बारे में बच्चे जानते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं, इन सभी के बारे में ये अस्तित्ववादी बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंडूरा का सिद्धांत। बेंडूरा क्या कहता है? बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। किसका अनुकरण? परिवार के सदस्यों का अनुकरण होता है, आस पड़ोस के लोगों का अनुकरण होता है। तो बेंडूरा ने कहा है कि बालक अपने भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से करता है। वह परिवार के बोले जाने वाले भाषा का अनुकरण करता है, आसपास में बोले जाने वाले भाषा का अनुकरण करता है। बेंडूरा ने कहा है कि प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग के द्वारा भी बच्चों का भाषा का विकास होता है। उसके बाद आता है परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए, जब बालक छोटे रहते हैं तो तुतलाते हैं। तुतलाते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे परिपक्वता का सिद्धांत के बारे में। परिपक्वता का सिद्धांत के बारे में देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं, 1 वर्ष के रहते हैं, 1.5 वर्ष के रहते हैं, 2 वर्ष के रहते हैं, तो तुतला करके बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं। इस पर ध्यान दिया आपने कभी? बच्चे तुतला करके क्यों बोलते हैं? धीरे धीरे वो तुतलाना कैसे छोड़ देते हैं? इसका कारण है कि शुरू में बच्चों की जीभ, गला, तालू, होठ, दांत, ये सभी जो स्वर यंत्र हैं, ये सभी का विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ रहता है, अधूरा विकास रहता है, जिसके चलते आवाज़ साफ नहीं आता है, तुतला करके बच्चे बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उन सभी अंगों का विकास होते जाता है। जैसे जिह्वा का पूरा विकास हो जाएगा, गला का विकास हो जाएगा, तालू का विकास हो जाएगा, होठ का विकास हो जाएगा, दांत का विकास हो जाएगा। ये सभी का विकास हो जाने के बाद बच्चे अब तुतलाते नहीं हैं, अच्छे ढंग से बोल लेते हैं, अर्थात भाषा पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? परिपक्वता का सिद्धांत कह रहा है कि बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होते जाएंगे, भाषा विकास भी ठीक ढंग से होते जाएगा। उसके बाद आता है 20वां अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन मतलब क्या हुआ? साहचर्य स्थापित करना। मतलब आपको बच्चों को किताब के बारे में बतलाना है, तो बच्चा किताब केवल शब्द सुन रहा है, लेकिन किताब क्या चीज होता है बच्चे तो नहीं जान रहे। तो हम लोग क्या करते हैं? उस वस्तु को सामने रख के, किताब को सामने रख करके जब हम लोग बोलते हैं, देखो ये किताब ला दो, किताब लाओ, देखो ये किताब है, तो वो किताब के बारे में समझ जाता है। पानी के बारे में हम लोग गिलास के बारे में सामने जब गिलास यानी मूर्त रूप से
जो चीज़ें उसके सामने है, उसके सामने है, उसके सामने वाले वस्तु को दिखा करके जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। और मूर्त वस्तु से जोड़कर जब हम शब्दों की जानकारी देते हैं तो बच्चे इसे आराम से सीख जाते हैं और उसका भाषा का विकास आराम से होता है। तो यही हुआ अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब उसके सामने वाले मूर्त वस्तुओं से जोड़कर शब्दों की जानकारी देना। उसके बाद आता है चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। दोस्तों, यदि आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, जिस तरह से यहाँ आप नोट्स देख रहे हैं, इस तरह का ट्रिकी नोट्स यदि आपको ज़रूरत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिर से देखिए, यहाँ पर हम आपको सैंपल नोट्स देंगे, फ्री में सैंपल नोट्स देंगे। यदि सैंपल नोट्स अच्छा लगे तो आप फी जमा करके हमसे वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सभी टॉपिक की लाइव क्लास देंगे, सभी आपका सिलेबस का, इंटायर सिलेबस का हम लाइव क्लास देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए। जैसे अभी जो मैं आप लोगों को करवाया ये स्पीडली रिवीजन था, जिसके चलते मतलब हम बहुत सारे चीज़ों को छोड़ते गए, ज़्यादा लंबा नहीं समझाए। यदि हम लोग अभी बात करते भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में तो पूरा का पूरा एक दिन, एक सेशन यानी 1 घंटे की क्लास केवल और केवल भाषा विकास के सिद्धांत पर लग जाता। लेकिन हम आप लोगों के लिए रिवीजन करवा रहे थे, फास्ट रिवीजन करवा रहे थे, जिसके चलते आराम से हम पूरा करवा दिए। तो इसी तरह का रिवीजन आप लोगों को मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। जिनकी मैथ कमज़ोर है उन लोगों के लिए तो हमारा क्लास अति उत्तम है, सबसे बेस्ट है, आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिनका सीडीपी कमज़ोर है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कमज़ोर है, उनको आज ही मेरा क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तैयारी 100% हो सके, 100% हो सके। फिर से मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। फी की मैं बात करूँ तो बहुत कम फी है, बहुत कम फी, इतना सस्ता फी आप कहीं नहीं देख सकते, इतना सस्ता फी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा। और एक चीज़, हमारा जो इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड है वह सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला। यहाँ पर अच्छे फैकल्टीज हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, संजय सर, रुपेश सर, मनदीप सर, मनोज सर, हम खुद बढ़िया बढ़िया वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सभी लोगों ने 1-2 कंपटीशन को निकाल करके बैठा है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो आपको अच्छे लोगों से यदि आप अपनी तैयारी करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। चलिए, चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा विकास की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा विकास की प्रवृत्ति जो होती है ये जन्मजात होती है और इसी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण बच्चों में भाषा का विकास होता है। इन्होंने कहा था कि बच्चे शब्दों की एक निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करता है। यानी जो निश्चित शब्द
उन्होंने सीखा, उसी निश्चित नियम का पालन किया और नए वाक्य का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हमें, जो मैं आपको व्हाट्सएप पर नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर, ये अभी जो लिखाया मैं आप लोगों को, इसको नोट करिए और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। हम आपको इसका ये पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे जो बचे हुए सिद्धांत रह गए, उन सिद्धांतों को एक साथ नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे। अच्छा लगा हो क्लास तो सभी दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कर दें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।